नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएं। यानी हम यहाँ पर जिस आंदोलन की बात की जा रही है वो असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। यानी जो असहयोग आंदोलन था उसके भीतर अलग-अलग धाराएं थी। यानी हर जो कोई इस आंदोलन के अंदर जुड़ रहा था उनका अपना एक अलग-अलग मतलब था। उनका क्या मतलब था, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये असहयोग के आंदोलन से आगे की कहानी बताता है। पिछले की वीडियोस में आपको अगर बताऊं मैं थोड़ा, तो पिछले की वीडियोस में हम ये समझ चुके थे कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कैसे होने वाली थी। अब दिन आता है शुरू होने का, मतलब एक तैयारी हम लोग कर चुके थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब होता क्या है कि दिन आता है जब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ या कुछ फर्क था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन, इसे असहयोग और खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। खिलाफत क्यों जोड़ा है, इसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि खिलाफत क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि असहयोग के साथ खिलाफत के मुद्दे को भी उठाया जा रहा था, तो इस वजह से असहयोग खिलाफत है इसका नाम, जो कि 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सबका एक अलग, जैसे कोई भी मुद्दा होता है, आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं तो आंदोलन में जुड़ने का सबका अपना एक अलग अलग मुद्दा था कि उनकी डिमांड्स या एस्पिरेशंस थी कि मैं इस वजह से जुड़ रहा हूँ ताकि मेरा ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, मैं इस वजह से जुड़ रहा हूँ ताकि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरीके से सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग थे। देखो सब लोगों ने, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, सब लोगों ने स्वराज को एक्सेप्ट तो किया कि ठीक है हम स्वराज लाएंगे, लेकिन वही चीज मैंने बताया कि जो स्वराज होता है वो टर्म क्या है और लोगों ने क्या समझा वो एक अलग चीज हो जाती है। एक अलग चीज हो जाती है कि एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है और लोगों ने इसको किस तरीके से समझा, ये एक अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। स्वराज की डेफिनेशन कुछ थी उस वक्त, और उस वक्त वहाँ के लोगों ने इस स्वराज का मतलब कुछ और ही समझ लिया। और इसमें हम आगे आगे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो हम समझ में आएगा कि किस तरीके से लोगों ने, अलग अलग लोगों ने स्वराज के अपने अलग अलग मतलब निकाले। तो सबसे पहला आता है शहरों में आंदोलन। यानी यहाँ पे बात की गई है जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों में कितना सक्रिय रहा, शहरों में उसका क्या रोल था। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, यानी मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया असहयोग आंदोलन में। जितना भी ये बात है ये असहयोग के बारे में जिक्र है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज उन लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि सहयोग नहीं करना था, हमें उनके साथ कॉपरेट नहीं करना था, तो उन्होंने कॉपरेट करने स्कूल कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, यानी उन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, बोल दिया कि हम आप आके स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे, हम मुकदमे नहीं लड़ेंगे। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों ने इस वक्त चुनाव का भी बहिष्कार किया, और चुनाव जो होने वाले थे उसमें भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो एग्जाम में अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन के अंदर मद्रास के अंदर वो कौन सी जगह थी जहां पर, मतलब वो कौन सी पार्टी थी जिसने सपोर्ट नहीं किया था, तो वो आती है जस्टिस पार्टी। क्योंकि ये किसकी थी, गैर ब्राह्मणों की थी। तो इनका ये मानना था कि अगर हम इलेक्शन, पहली चीज जो है, हम गैर ब्राह्मण है तो हम पे बहुत ही ज़्यादा दबाव रहता है, हम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव बहुत होता है और हमें सोसाइटी एक अलग नज़र से देखती है, हमारे साथ बहुत ही भेदभाव होता है।
अब क्या होता है अगर हम इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव में पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाता है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ पावर आ जाती है जिससे हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें शक्तियां कहाँ से मिलेगी, और फिर हम पे जो अत्याचार जो थोड़े बहुत हम रोक सकते थे वो भी हम नहीं रोक पाएंगे, और हम पे बहुत बुरी तरीके से और अत्याचार होने लगेंगे। तो इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि मतलब वही था कि हम हमको भी कुछ अधिकार चाहिए और अधिकार हमें मिले नहीं हुए, और यही एक जरिया हमें चुनाव लड़कर कुछ पावर पाने का, कुछ अधिकार मिलने का, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। हुआ यूं कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, जितने भी विदेश की चीजें आती थी सब लोगों ने बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पेंटिंग की गई। अब पेंटिंग एक वर्ड आता है, पेंटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध करना, ऐसा रूप स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। यानी पेंटिंग का मतलब होता है, पेंटिंग का मतलब कि आप कोई दुकान है उसके आगे आप आगे जहाँ से एंट्री होती है वहां पर आप खड़े होकर धरना वगैरह देते हो, प्रदर्शन वगैरह करते हो, तो उसे पेंटिंग कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, शराब की दुकानों के आगे पेंटिंग की, प्रदर्शन किया, और विदेशी कपड़ों को होली जलाने लगे। यानी विदेशी कपड़ों को इकट्ठा किया और आग लगा के, जैसे होता है ना होली जलाई जाने लगी, उनको आगों में मतलब उसे जला दिया गया। 1921 से 22 तक के बीच विदेशी कपड़ा का आयात आधा रह गया। यानी 1921 से 22 तक आधा हो चुका था। उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ का रह गई। यानी हमने विदेशों से जो सामान हम 102 करोड़ का पैसा दे के बाहर से मंगाते थे, अब धीरे धीरे करके हमने बाहर की चीजों को मंगाना बंद कर दिया, जिससे अब केवल हम 57 करोड़ रुपए की ही चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाकी नहीं मंगा रहे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा असर पड़ा। यानी बाहर की चीजों को हमने धीरे धीरे करके विदेशी चीजों को हमने बंद कर दिया। बहुत सारे स्थानों और व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तो व्यापारियों ने क्या किया कि विदेशी चीजों के अंदर व्यापार करने या पैसा लगाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। जैसे कोई कोई व्यापारी है जो विदेश की चीजें बेचता था, तो उसने कह दिया कि नहीं भाई अब हम विदेशी चीजों को नहीं बेचेंगे। दूसरा, कई व्यापारी जिन जो पैसा लगा रहे थे विदेश के बिजनेसेस पे, उन्होंने भी उन बिजनेसेस पे पैसा लगाना बंद कर दिया कि नहीं हम विदेशी कंपनियों के अंदर हम अपना पैसा वगैरह नहीं लगा सकते। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है, अब विदेश की चीजें आप नहीं मंगा पा रहे, आप नहीं डिमांड करे, अब आप क्या करोगे कि देश में बनी हुई, भारत के अंदर जो बने हुए कपड़े हैं आप उनको पहनने की कोशिश करोगे, आप उन्हें खरीदोगे। अब ऐसे में क्या होगा कि डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भारत के अंदर जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो कपड़ा बनाने वाली दुकानें हैं उनके ऊपर ज़्यादा भीड़ आने लगेगी। हुआ भी यही। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन है ये धीमा पड़ने लगा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो आंदोलन है ये बहुत धीमा पड़ने लगा। इसके वैसे तो कई कारण थे, लेकिन क्या बताया जा रहा है, खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। तो भारत देश के अंदर खादी का कपड़ा बहुत फेमस है, और ये बहुत ही ज़्यादा अब तो लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम जैसे जैसे मैंने भी पहन रखा है तो फैक्ट्रियों से बना हुआ कपड़ा है। और जो खादी कपड़ा होता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और खादी कपड़े की बहुत सारी खासियत है, अगर आप कभी आप इसके टाइम मिले तो आप पढ़ना इसके बारे में। तो खादी कपड़े में एक चीज़ जो थी वो थोड़ा महंगा था। फैक्ट्रियों के अंदर से जो बनकर कपड़ा आता था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हुआ करता था। जो ब्रिटिशर्स अपने देश से बनाकर यहाँ पे लाकर बेचते थे वो कपड़ा सस्ता होता था। और देखो हम लोग यही ही अपने देश के अंदर ही कपड़े को बना रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये महंगा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हमारी हालत खराब थी उस वक्त। खादी का कपड़ा महंगा होता था, उसे गरीब तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते थे। वो जो मील से बने हुए कपड़े होते थे वो उनके लिए ज़्यादा सस्ते पड़ते थे। वह मीलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है।
अब पैसे नहीं है तो वो कैसे खादी कपड़ा, इतना महंगा कपड़े को कैसे खरीद सकते हैं। तो उनके लिए सस्ता कपड़ा जो पड़ता था वो था मील के कपड़े। तो मील के कपड़े को कैसे बहिष्कार कर सकते थे, लंबे समय के लिए, एक बार के लिए कर दिए, दो बार के लिए कर दिए, लेकिन एक लंबे समय के लिए मुश्किल था उनके लिए बहिष्कार करना। अगला पॉइंट, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार में भी समस्या पैदा हो गई। वो कैसी समस्या थी, आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा लॉजिक बैठता है कि अगर हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए स्कूल्स में नहीं जाएंगे, उनकी जॉब्स हम नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमें वो जगह चाहिए ना जहाँ पे हमारे द्वारा बनाए गए संस्थान हो, हमारे द्वारा बनाए गए स्कूल्स हों, ताकि शिक्षक वहाँ पर जाके पढ़ा सके, विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ जाके शिक्षा ले सके। लेकिन ऐसे संस्थानों को बनाने में ये नहीं है कि आंख बंद की आंख खोला इतनी जल्दी बन जाएगा, कि इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में हमारे देश के अंदर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हमारे पास संस्थानों की कमी थी कह सकते हो। और उसी कमी के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो विद्यार्थी है वो उसने स्कूल को छोड़ा है, वो धीरे धीरे, क्योंकि उसको मिला ही नहीं दूसरा स्कूल, भारतीय स्कूल मिला ही नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या करके फिर से उसका मूड जो है वो बनने लगा कहाँ, इन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए स्कूलों में जाने के लिए। अगर सरकारी स्कूल होता, ऐसे ऐसे स्कूल्स होते, कहने का मतलब जो स्कूल्स भारतीय द्वारा बनाए गए होते, तो वहां पर फिर कहीं ना कहीं आंदोलन और तगड़ा होता। तो आप समझ सकते हो कि सारे लोग फिर से कहीं ना कहीं वापस ब्रिटिशर्स के यहाँ काम वगैरह करने लगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में ये पूछा जाता है, मतलब इस टॉपिक से ही पूछा जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर कैसे नाटकीय रहा। तो आप इसके बारे में बता सकते हो, या फिर शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला या क्या था, ऐसे पूछ सकता है। या इसमें ये भी पूछा जाता है कि शहरों में आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा। यहाँ कौन से आंदोलन की बात की जा रही है, असहयोग आंदोलन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।